तो फ्रेंड्स खासकर आज की वीडियो क्लास 11 के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स की फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे, वो भी पार्ट 1 फिजिक्स के। ओके, और दोस्तों वे फॉर्मूले हम आपको रटाएंगे नहीं बिल्कुल भी, हम आपको ट्रिक्स एवं टिप्स की सहायता से आपको एक फॉर्मूला बस याद कराएंगे, उससे आप कई फॉर्मूले याद कर लोगे। ऐसे ट्रिक्स एवं ट्रिक्स आपको बताएंगे, साथ ही हर फॉर्मूला हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और ये बताएंगे कैसे उस फॉर्मूले का यूज एग्जाम में करना है, जिससे आपका एक भी न्यूमेरिकल एक भी क्वेश्चन फॉर्मूले से रिलेटेड छूटे ना। बच्चों को फॉर्मूला तो याद रहता है, लेकिन यही नहीं पता होता कि कैसे उस फॉर्मूला का और कब उस फॉर्मूला का यूज करते हैं एग्जाम में। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर दिखेगा, पूरा फॉर्मूला फिजिक्स का आपको बताया जाएगा इस वीडियो में, क्लास 11 फिजिक्स के पार्ट 1 का, और आपको एक्सप्लेन और बताया जाएगा कैसे एग्जाम में यूज करना है। तो चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को कर देते अभी से स्टार्ट, और लाइक नहीं किया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ठोक दीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते इस वीडियो को। तो फिजिक्स का सबसे बेसिक फॉर्मूला वेग किसके बराबर होता है? विस्थापन बटा समय के। याद रखिए वेग में हम विस्थापन लेते हैं, और जब चाल की बात करते हो तो उसमें दूरी लेते हैं। कह सकते हो इसे विस्थापन s को हम डिनोट कर देते हैं और समय को t से। ओके, और विस्थापन हमारा सदिश राशि, इसलिए इस तरह हम सदिश निरूपण कर देते हैं। और बात करें चाल की, तो चाल के लिए भी दूरी s बटे में समय रहता है, लेकिन हमारा ये जो दूरी है वो सदिश राशि नहीं है, इसलिए हम इसे सदिश नहीं दिखा रहे। ओके, तो उसके बाद है हमारा तीसरा फॉर्मूला त्वरण। त्वरण हमारा वेग में परिवर्तन बटे समय होता है, और कितने फॉर्मूले में दोस्तों इसे क्या इस तरह लिख दिया होता है, v माइनस u अपॉन टी। इसका वेग में परिवर्तन कैसे, ये हो गया हमारा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग में परिवर्तन हो गया और बटे में समय रख दिया, ये हो गया त्वरण का फॉर्मूला। लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक चाल एवं ताक्षणिक त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, और ये आपको याद रखना है। ओके, अगर आपको ये याद है तो आप ये फॉर्मूले तो आपको यूं ही याद हो जाएंगे। कैसे? देखिए ताक्षणिक वेग में हम क्या बात करते हैं, किसी क्षण पर हम बात करते हैं, वस्तु या किसी भी व्यक्ति पिंड का वेग हमारा क्या होता है, किसी क्षण पर हम बात करते हैं। जैसे कि t बराबर 3 सेकंड पे, जब 3 सेकंड पे किसी वस्तु का वेग क्या था, 5 सेकंड किसी वस्तु का वेग क्या था, तो हम पूछ रहे हैं ना कि किसी क्षण पर वेग पूछ रहे हैं, तो ये ताक्षणिक वेग होता है। इसी तरह चाल एवं त्वरण भी ताक्षणिक कहलाता है जब हम किसी क्षण पर पूछते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम सिंपली इस तरह का फॉर्मूला हम नहीं लगा देते, विस्थापन बटे समय कर देंगे, चाल s बटे t कर देंगे, नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, d लगा देते हैं। d का मतलब होता है जब हम क्या करें, बिल्कुल छोटे समय के लिए हम पूछे आपसे वेग, तो ds अपॉन ds, इसका मतलब ये हो गया। ओके, यानी कि d हर जगह लग जाएगा। इससे ये पता चल जाएगा कि हम छोटे चीज के लिए पूछ रहे हैं वह चीज। इसी तरह ताक्षणिक चाल में क्या होता है, s अपॉन t होता है, चाल में ये होता है, लेकिन ताक्षणिक चाल में हमारा ds अपॉन dt हो जाएगा। ओके, और ताक्षणिक त्वरण में क्या होगा, वही बात। यहाँ पर वेग में परिवर्तन को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v लिख सकते हैं अपॉन t लिख सकते हैं, यही ना लिख सकते हैं। तो त्वरण हमारा क्या हो गया, यहाँ पर वेग में छोटा सा परिवर्तन, छोटे से समय में तक किसी छोटे समय में छोटा सा परिवर्तन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ताक्षणिक त्वरण हो जाएगा। ओके, लेकिन इनका यूज देख लेते हैं एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। जैसा क्वेश्चन बन जाता है कि किसी कण का विस्थापन s, ये दे दिया है, विस्थापन आपको दे दिया है 3t² प्लस 2t, इस तरह दिया हुआ है, जहां पर t हमारा सेकंड है। चलिए ठीक है, तो हमसे पूछा क्या, ये इंपॉर्टेंट, हमसे पूछा क्या है, t बराबर 5 सेकंड पर वस्तु का या कण का ताक्षणिक वेग भी निकालना एवं ताक्षणिक त्वरण भी निकालना। चलिए ताक्षणिक त्वरण बाद में, पहले ताक्षणिक वेग हम क्या लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे ताक्षणिक वेग हम सभी जानते हैं ds अपॉन dt होता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया नहीं है, s हमें क्या दिया हुआ है, 3t² प्लस का 2t, तो यहाँ पर s की जगह सीधा बस इसको छाप देना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो d अपॉन dt तो हमारा ht रहेगा, बस s की जगह हम ये रखेंगे, क्या है, 3t² प्लस का 2t। ओके, अब बात है कि इसको हम कैसे हल करेंगे, कैसे हम ताक्षणिक वेग निकालेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर ds अपॉन dt, 3t² प्लस 2t अपॉन dt, ये हमारा क्या है, एक अवकलन होता है। आपको याद होगा अगर आपने अवकलन समाकलन पढ़ा है हमारी वीडियो से, जिसमें एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है अवकलन एवं समाकलन दोनों ही। अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या यूट्यूब पे सर्च करो समाकलन एवं अवकलन एजुकेशन सस्ता, और वीडियो का फायदा उठाओ। तो कैसे होता है दोस्तों समाकलन एवं अवकलन, यहाँ पर किसी भी ds की पावर n है, उसका dx के ही सापेक्ष अवकलन करोगे, तो जो पावर होता है ना, बस पावर का खेल होता है। s की पावर में जो भी पावर होती है वो पहले बाहर गुणा में हो जाएगी, ये पावर यहाँ पर गुणा में हो जाएगी, और इस x के पावर n में से आप एक घटा के लिख दोगे, बस यही होता है। हमने इसका क्या कर दिया, अवकलन कर दिया है। ओके, तो अवकलन आपने सीखना तो आपको आना ही चाहिए, आप वीडियो देखकर सीख सकते हो। तो अवकलन करने पर हमें 6t प्लस का 2 मिला। ओके, तो हमसे पूछा क्या है, t बराबर 5 सेकेंड पर वेग, तो यहाँ पर 5
क्या होगा यहाँ पर टी की जगह 5 रखेंगे, 6 इंटू 5 प्लस का 2 यानी कि 6 पंजे 30 प्लस 2 कितना हुआ हमारा 32 हुआ। सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, ताक्षणिक त्वरण भी निकालेंगे। तो ताक्षणिक त्वरण के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर ताक्षणिक ये होता है फॉर्मूला dv अपॉन dt, और वेग हमें पता क्या है 6t प्लस का 2 है, 6t प्लस का हमारा क्या 2 है, इसका हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, और जो आएगा वो हमारा तात्कालिक त्वरण होगा। तो इस तरह फॉर्मूला का यूज करते एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और सेकेंड हमारी चीज है सरल रेखा में गति के ही फॉर्मूले हैं, ये आपके सामने, आप समझ गए होंगे किस चैप्टर के हैं। यहाँ पर उसका लास्ट जो होता है गति के 3 समीकरण जो कि आपको पता होने चाहिए। क्या है 3 समीकरण, पहला है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा का है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और ये सभी फॉर्मूला दोस्तों बदल जाते हैं, कब बदल जाते हैं, जब वस्तु क्या है गुरुत्वीय क्षेत्र में गति कर रही है। तो आप सोचिए जब वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र में गति करेगी तो वहां पर जो हमारा त्वरण होगा वो a नहीं होगा, वो हमारा g होगा, और g भी प्लस माइनस का होता है, ये भी समझिए। अरे सर प्लस का कब होगा, देखिए प्लस का तब होगा जब वस्तु क्या है नीचे की ओर गिरे, नीचे की ओर वस्तु ये गिर रही है, तो वहां पर अब जी क्या लेंगे, प्लस का लेंगे। लेकिन जैसे ही क्या हो वस्तु क्या करे, नीचे की ओर नहीं गिरे, वस्तु क्या करे, इसकी विपरीत यानी ऊपर की ओर वस्तु जाए, तो विपरीत जाएंगी तो वहां पर आप जी को माइनस लेंगे। बस यही सभी मान आप यहां पर रख देंगे तो आपको गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए मिल जाएगा गति का समीकरण। ओके फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। एवं लास्ट सरल रेखा में गति का फॉर्मूला होता है दो पिंडों का अपेक्षिक वेग का। वेग को आप सापेक्ष वेग भी कह सकते हो। सापेक्ष सर वेग तो हमें पता है कि अगर कोई वस्तु 1 सेकंड में 10 मीटर जाती है तो उसका वेग क्या है, 10 मीटर पर सेकंड है। लेकिन यहाँ पर सापेक्षिक वेग, आपेक्षिक वेग का मतलब क्या होता है, देखिए जब आप किसी भी वेग को, किसी एक पिंड के वेग को दूसरे पिंड के सापेक्ष लेते हो तो यही आपका अपेक्षिक वेग होता है। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि ए का वेग बताइए बी के सापेक्ष, तो ये कुछ अलग होगा, आप क्या कहलाएगा, आपेक्षिक वेग या सापेक्ष वेग कहलाएगा। तो ये कैसे निकालते हैं, देखिए किसी भी वस्तु का वेग आपको निकालना दूसरे वस्तु या पिंड के सापेक्ष, तो सिंपली आप क्या कर दो, पहले तो ए का वेग में से आप घटा देना है आपको बी का वेग, यही आपका क्या होगा, आपेक्षिक वेग होगा। ए का वेग बी के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष पूछे उसका वेग आपको घटाना है, समझ गए हो फ्रेंड्स। ओके, इसी तरह बी का वेग हमने पूछा ए के सापेक्ष, तो ए के सापेक्ष पूछा है ना, तो ए का वेग हम घटा देंगे, किसमें से घटाएंगे भाई, बी के वेग में से, तो यही आपका क्या कहलाएगा, अपेक्षिक वेग कहलाएगा। ओके, आइए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, जिससे आप समझ पाओ कैसे फॉर्मूला का अप्लाई करना है। इसी तरह नहीं घटा देना है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए हमारा क्या जा रहा है, इधर 20 मीटर पर सेकंड की वेग से जा रहा है, बी हमारा क्या जा रहा है, इधर 10 मीटर पर सेकंड की वेग से जा रहा है। हमने पूछा आपसे ए का अपेक्षिक वेग निकालिए। ए का अपेक्षिक वेग का मतलब यही है कि ए का वेग बताइए, खुद से नहीं, बी के सापेक्ष बताइए। तो ए का वेग बी के सापेक्ष यानी बी का वेग हम घटाएंगे, तो यहाँ पर सिंपली क्या फॉर्मूला बनेगा, ए के वेग में से हम बी का वेग घटा देंगे, यही आ जाएगा ए का अपेक्षिक वेग। तो सिंपली ए का वेग हमारा क्या है, यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड है, घटा देंगे बी का वेग क्या 10, नहीं बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहां पर देखिए वेग हमारा सदिश राशि होता है, जब दिशा बदल जाती है तो ये भी प्लस से माइनस हो जाता है। ओके, तो यहां पर देखिए हमने इधर की ओर ए का वेग हमने क्या लिया, प्लस का लिया, यहां पर प्लस का लिया है। लेकिन जैसे ही अब हम क्या ले रहे हैं, बी का वेग ले रहे हैं, जो कि इधर की ओर नहीं है, ये क्या इधर की ओर विपरीत है। यहां पर देख रहे हैं ना, ए का वेग हमारा इधर की ओर है, लेकिन बी का वेग क्या है, इसके विपरीत है 10। ओके, तो यहां पर विपरीत हो गया तो ये प्लस नहीं रहेगा, अब ये माइनस का रहेगा, सिंपली इसी तरह चलेगा। तो यहां पर प्लस का 20 माइनस माइनस आप देखो प्लस का 10 बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड आपका एक अपेक्षिक होगा। लेकिन यही क्या होता है, बी क्या होता है, इधर की ओर नहीं, इधर की ओर जाता है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो सिंपली आप घटा देंगे, क्योंकि इधर की ओर सभी पॉजिटिव ही होंगे, सीधे घट जाएगा। लेकिन इसके विपरीत है तो माइनस तो होगा ही, लेकिन माइनस का 10 होगा माइनस, तो सिंपली ये प्लस ही हो जाएगा, आप समझ रहे हो। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये चैप्टर नंबर 3 का फॉर्मूला आपका फिनिश हो गया। अब सदिश विश्लेषण, समतल में गति में आपका सदिश विश्लेषण है, उससे संबंधित कुछ फॉर्मूले आप देख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, पहला कि यदि दो सदिश ए है एवं बी है, उनका योग निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इसकी हम कोई ट्रिक नहीं दे सकते, लेकिन इसके आगे वाले ये फॉर्मूला का हम आपको ट्रिक बताएंगे, टिप्स बताएंगे। देखिए दो सदिश का योग आपको करना है, तो दो सदिश का योग का मतलब क्या है कि ए वेक्टर में हम जोड़ देंगे क्या, बी का वेक्टर, सिंपली यही फॉर्मूला बन जाता है। इसका क्या बन जाता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बन जाता है। ओके, चलिए ठीक है, ये सर हम याद कर लेंगे। लेकिन अगर दो सदिश को हमें घटाना हो, ओके, दो सदिश को घटाना हो, यानी ए वेक्टर में से बी वेक्टर घटाना हो, तो क्या करेंगे, देखिए आप सदिश को घटाइए ही मत, हाँ मत घटाइए। यहां पर देखिए हम इस सदिशों को घटाओ को क्या लिख सकते हैं भाई, ए वेक्टर में आप जोड़ दीजिए माइनस का बी वेक्टर। अरे सर ऐसा भी हो सकता है, अरे हाँ क्यों नहीं हो सकता है, यहाँ पर प्लस माइनस का खेल हम जानते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम ए वेक्टर में माइनस का बी वेक्टर जोड़ेंगे, तो सिंपली वही हम कर रहे हैं ना कि ए वेक्टर में प्लस माइनस घटा रहे बी वेक्टर। अरे सर आप बिल्कुल सही कर रहे हो। तो यहां पर सिंपली क्या करो, यही फॉर्मूला लगा दो, हम ए वेक्टर में माइनस का बी वेक्टर जोड़ेंगे, सिंपली ए की जगह तो ए रहेगा ही, हाँ ए का स्क्वायर तो रहेगा ही, लेकिन बस
बी की जगह प्लस का बी था यहाँ पर, अब क्या हो जाएगा माइनस का बी का स्क्वायर हो जाएगा बस यहाँ पर। और ये सर बहुत अच्छी बात है, बस यही चेंज होगा, हाँ बिल्कुल यही चेंज होगा। यहाँ पर ए तो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का भी हो जाएगा और यही फॉर्मूला लग जाएगा कॉस थीटा। तो सिंपली यहाँ पर आपको फॉर्मूला घटाव का मिल गया क्या, ए का स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर करोगे तो ये पॉजिटिव भी हो जाएगा। ये पे देखिए यहाँ पर चेंज होगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा, ये माइनस इसको दे देगा प्लस माइनस माइनस 2ab यहाँ पर कॉस थीटा। तो ये घटाव का सूत्र अपने आप ही निकाल सकते हो, चेंज क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम गुणनफल से संबंधित कुछ सूत्र देखते हैं। जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल करते हैं, अदिश गुणनफल आई होप आपको पता होगा। बाकी अगर इन सभी चैप्टर के वीडियो आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करिएगा, सभी चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे, चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हो। तो सदिशों का अदिश गुणनफल हम कैसे करते हैं, दो सदिशों का अदिश गुणनफल को इस तरह हम डॉट के रूप में दिखाते हैं, यानी कि ए डॉट बी का मतलब यही होता है कि ए का ए एवं बी वेक्टर का गुणनफल हो रहा है कैसा, अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल का क्या मतलब होता है, जब दो सदिश गुणा होते हैं तो उनसे एक अदिश राशि प्राप्त हो तो ये अदिश गुणनफल होता है। इसका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा होता है। लेकिन जब दो सदिशों का हम सदिश गुणनफल करते हैं, यानी दो सदिशों के गुणनफल से अगर सदिश राशि प्राप्त होती है तो वहां पर आप डॉट नहीं दिखाओगे, वहां पर आप क्रॉस दिखाओगे। और इसका फॉर्मूला होता है यही होता है, केवल ए बी कॉस थीटा की जगह साइन थीटा हो जाता है और सदिश निकल कर आ रहा है गुणा करने पर, तो सदिश के लिए कुछ एन कैप, जहां पर एन कैप हमारा जे आई जे की हो सकता है, जो बताएगा कि उसका दिशा कहां पर है। ओके, तो आप समझ गए कैसे सदिशों का आदिश करना है एवं सदिश गुणनफल करना है और सदिश अदिश गुणनफल क्या होते हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो अदिश गुणनफल का एक उदाहरण है वर्क। वर्क बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, और बल गुणे विस्थापन के बीच में डॉट लगा होता है, यानी कि इन दोनों के अदिश गुणनफल से वर्क प्राप्त होता है। दो सदिश है यहाँ पर, बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है, लेकिन गुणा होने पर वर्क मिला जो कि एक अदिश राशि, इसलिए यहाँ पर अदिश गुणनफल हुआ। और यही बात करें बल आघूर्ण टॉर्क की, जो कि हमारा बल गुणे क्या होता है त्रिज्या होती है, और दोनों सदिश राशि है और दोनों के गुणा होने पर क्या मिलता है, हमें टॉर्क मिलता है, और ये भी एक सदिश राशि है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस दिखाया जाता है क्योंकि यहाँ पर सदिश गुणनफल हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं एक गुणनफल के उदाहरण से। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, बल हमें दिया हुआ, विस्थापन दिया है, कार्य निकालिए। तो आप सभी जानते हो कार्य के लिए हम क्या करेंगे, अदिश गुणनफल करेंगे, यानी 3i कैप 2j कैप माइनस का j कैप का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप के साथ। और ये कैसे करते हैं, हमने आपको चैप्टर जब पढ़ाया था तो आपको बताया था। i क्या करते हैं, i के साथ क्या है प्लस का 3 है, यहाँ पर i के साथ भी प्लस का 2 है, तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा 6 आएगा। यहाँ पर j के साथ क्या है प्लस का 2 है, यहाँ पर j के क्या साथ है माइनस का 1 है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो -1 × 2 माइनस का 2। फिर देखिए यहाँ पर j यहाँ पर k रहेगा, सॉरी, तो यहाँ पर k कर लीजिए, तो यहाँ पर k के साथ क्या है माइनस का 1 है, यहाँ पर k के साथ है प्लस का 1, इसका आपस में मल्टीप्लाई कीजिए -1 × +1 क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो सिंपली इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या हुआ 3 जूल निकल कर आए, कार्य को जूल लेते हैं तो यहाँ पर 3 जूल आपका क्या निकल कर आ जाएगा, वर्क निकल कर आएगा। क्या किया हमने, अदिश गुणा किया, क्यों किया, क्योंकि दोनों वर्क हमारा अदिश राशि है और ये बल एवं विस्थापन सदिश राशि है, गुणा होने मिल रहा है अदिश राशि, इसलिए हम क्या करेंगे अदिश गुणनफल करेंगे। वही अगर बल आघूर्ण में बल दिया होता है एवं त्रिज्या दी होती और पूछता टॉर्क बताइए, तो वहां पर आप क्या करते, सदिश गुणनफल करते, क्योंकि गुणा करने पर क्या मिल रहा है सदिश राशि मिल रहा है, इस तरह क्रॉस प्रोडक्ट करते, तो इसमें कुछ अलग ही होता है, आप सीख सकते हो वीडियो हमारी देखकर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये सदिश विसरण के आगे समतल में गति में दूसरा का होता है प्रक्षेप गति। तो प्रक्षेप गति के लिए क्या फॉर्मूला होता है, प्रक्षेप गति के लिए बस आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, एग्जाम में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने हैं। तो ये 3 फॉर्मूला क्या है, उड्डयन काल, ऊंचाई एवं परास। ओके, तो उड्डयन काल t बराबर क्या होता है 2u sin थीटा अपॉन g होता है। चिंता मत करिए, अभी हम कुछ आपको ट्रिक बताएंगे इन तीनों फॉर्मूलों को याद रखने की। ओके, तो यहाँ पर पहले हमारा उड्डयन काल का 2u sin थीटा अपॉन g होता है। ऊंचाई का हम बात करें तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन t हो जाए, और यहाँ पर परास की बात करें तो u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g होता है। इन तीनों फॉर्मूला का अगर आप देखना चाहते हो कैसे निकला है, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करना चाहते हो, तो ये वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, प्रक्षेप गति वीडियो। ओके, तो आप देख सकते हो, इसको आप अच्छे से रियलाइज कर सकते हो फॉर्मूला कैसे और कब आया। ओके, तो यहाँ पर कैसे हम इसको याद रखते हैं ये बात करते हैं। तो आप देख लो तीनों फॉर्मूले में क्या है, साइन थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा है, यहाँ पर भी तीनों फॉर्मूले में u भी है। यहाँ पर समय में क्या होता है, टाइम में क्या होता है, केवल 2u होता है। बाकी सभी में आप देखोगे ऊंचाई में भी u स्क्वायर है, परास में भी u स्क्वायर है, और साइन थीटा तो हर जगह है, और यहाँ परास में क्या होता है साइन 2 थीटा होता है। चलिए ठीक है, लेकिन एक कंफ्यूजन ये पता होता है, सर याद कर लेंगे समय में क्या होगा 2u होगा, और ऊंचाई में u स्क्वायर, परास में भी u स्क्वायर, और यहाँ पर ऊंचाई में जब u का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, और परास में u का स्क्वायर होगा तो लेकिन साइन 2 थीटा होगा। ये आपको याद रखना है।
ओके चलिए याद कर लेंगे। लेकिन सर यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, यहाँ पर बटे में जी है, समय उड़ियन काल के फॉर्मूले में बटे में जी है, यहाँ पर ऊंचाई के फॉर्मूले में बटे में 2g है, यहाँ पर जी है। तो हम कैसे याद रखेंगे किस फॉर्मूले में जी होगा केवल और किस फॉर्मूले में 2g होगा? तो ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। कैसे आपको याद रखना है कि जब भी आपको ऊपर आपको दो आपको दिख रहा है, जब भी आप किसी भी फॉर्मूले के ऊपर आपको दो दिख गया तो आपको नीचे केवल जी लिखना है। अगर अन्यथा अगर आपको केवल 2 नहीं लिखा है, ऊपर 2 नहीं है, तो नीचे आपको 2g लिखना है। ओके देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में क्या हमने याद किया, 2u sin थीटा अपॉन जी है, तो ऊपर 2 है ना, तो नीचे 2 आप नहीं लिखोगे, तो सिंपली आप केवल g लिखोगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखिए ऊपर 2 हमने कहीं भी नहीं लिखा है, तो नीचे आप 2 लिख दोगे, 2g हो जाएगा। अरे सर बहुत ही अच्छी फॉर्मूले आपने बता दिए, ट्रिक बता दिया। इससे हम याद रख लेंगे जहां भी ऊपर हमारा 2 नहीं रहेगा तो नीचे 2g आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 नहीं है तो नीचे 2g आ गया। अगर ऊपर 2 है तो नीचे केवल g होगा, जैसे यहाँ पर भी देखिए 2 लिखा हुआ है ना, तो नीचे 2g नहीं आएगा, केवल g आएगा। तो ये कंफ्यूजन भी आपका दूर हो गया, कैसे याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रक्षेप गति के बाद है हमारा 5वां चैप्टर का, उसके भी संबंधित कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो फॉर्मूला चैप्टर का। न्यूटन बाबा के हमारा पहला फॉर्मूला उन्होंने दिया, बल बराबर ma, F बराबर ma, जो को आपको याद रखना है। और इसी को बुक में दोस्तों कुछ अलग भी दिया होता है, बल को अब क्या दिया जाता है, संवेग में परिवर्तन बटे समय के बराबर भी दिया होता है। तो दोनों फॉर्मूले आप याद रख सकते हो। कैसे निकल कर है, अगर आपको पता है एम ए होता है बल बराबर, तो एक वो आप क्या बोलते हो, ए बराबर में क्या होता है, वी अपॉन टी होता है कि नहीं? हाँ सर होता है। तो बस इसकी जगह आप यही रख दो तो ये आपको एच टी मिल जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से हमने पढ़ाया और ये भी बताया कैसे सभी फॉर्मूले निकले, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाया उस वीडियो में। तो आप देख सकते हो वो भी वीडियो, सारे चैप्टर वाइज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी फिजिक्स क्लास 11 के। तो उसके बाद सेकंड फॉर्मूला है संवेग का, संवेग बराबर एमवी होता है। आयोग कितने बच्चों को पता होता है? आगे बढ़ते आवेग का, आवेग हमारा क्या होता है, बल गुणे जितना समय तक हमने क्या किया, वस्तु में हमने बल लगाया, वही हमारा क्या होता है, आवेग होता है। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हो। अभी भी आपने देखा कि जो बल होता है वो डेल्टा एम वी अपॉन क्या होता है, डेल्टा एम वी अपॉन डेल्टा टी होता है। हाँ सर होता है। और इनटू में डेल्टा टी भी हो रहा है, तो डेल्टा टी हमारा कट गया, तो सिंपली हमारा एक फॉर्मूला क्या मिला, डेल्टा एम वी मिला। तो ये भी आप हो सकता है। ओके, और कई बार एग्जाम में पूछता है कि आवेग एवं संवेग में संबंध बताइए। तो आप यहाँ पर देख रहे हो आवेग हमारा क्या है, आई है, एवं संवेग हमारा क्या है, यहाँ पर संवेग हमें देखने को मिल रहा है इसके फॉर्मूले में डेल्टा एम वी। तो ये डेल्टा एम वी का मतलब क्या है, डेल्टा पी। तो सिंपली आवेग हमारा क्या होता है, इसके बीच में संबंध क्या होता है, संवेग आवेग में जो आवेग होता है वह संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा इससे रिलेटेड। लेकिन ये फॉर्मूला तो कितने को याद होते हैं, लेकिन एग्जाम में इससे नहीं आ जाते प्रश्न आ जाते इस तरह डायग्राम वाले। तो उसके लिए कुछ आपको ट्रिक बता देते हैं। डायग्राम वाले प्रश्नों में त्वरण ही ज्यादातर पूछता है, तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण का ट्रिक क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं। तो आप सभी को पता है यही फॉर्मूला लगेगा, जो बल बराबर होता है एम, यही फॉर्मूला से त्वरण हम निकालेंगे। त्वरण क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्या हो जाएगा, ये एम नीचे आ जाएगा, तो यही हो जाएगा बस। ओके, तो यहाँ पर बस कुछ चेंज होगा जो कि हम आपको अभी बताने वाले हैं। देखिए अगर कोई वस्तु इस तरह रखी होती है, एम द्रव्यमान की है, उसका मास क्या है हमारा एम है, बटे में तो द्रव्यमान आएगा ये है, और हम क्या लगा रहे, बल लगा रहे किसी थीटा एंगल पर। तो यहाँ पर सिंपली हम एफ नहीं रखेंगे, जब हम सीधे सीधे बल लगाते हैं एफ, तो सिंपली हम एफ अपॉन एम हो जाता है त्वरण। लेकिन हम क्या लगा रहे हैं, किसी थीटा एंगल पर लगा रहे हैं, तो यहाँ पर केवल एफ नहीं हुआ। तो क्या होगा सर, देखिए अगर वस्तु में एक्सेलरेशन कब आएगा, वस्तु को आप इस तरह क्या करें, इस तरह तिरछा खींच रहे हैं, तो वस्तु क्या जाएगी, आगे की ओर ही जाएगी, आगे की ओर ही वस्तु जाएगी। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर जो वो बल चाहिए जो वस्तु पर आगे की ओर लग रहा है। तो सर वो कैसे निकाले, तो आप निकाल सकते हो, यहाँ पर किसी थीटा एंगल पर कोई फोर्स लगता है तो हम उसका घटक कर देंगे, तो यहाँ पर हमें आगे की ओर जो बल लग रहा है जिसके कारण ये वस्तु त्वरित हो रही है वो बल मिलेगा। कैसे मिलेगा, जब एफ थीटा एंगल बना रहे हैं ना, तो इस एफ का हम थीटा के सापेक्ष इधर की ओर जब हम निकालेंगे घटक, तो क्या हो जाएगा, इसी का कॉस थीटा लेने पर जाता है। और आपको पता होगा जब इसके विपरीत हम लेते हैं, अगर हमें इधर की ओर चाहिए बल, हमारा क्या आ जाएगा एफ, इसी का हम क्या ले लेंगे, साइन थीटा ले लेंगे। लेकिन साइन थीटा तो इस वस्तु को त्वरित कर नहीं रहा है, त्वरित क्या कर रहा है, जिससे त्वरण उत्पन्न हो रहा है आगे की ओर, वो क्या है, एफ कॉस थीटा है बल। तो यहाँ पर एफ कॉस थीटा आएगा, इसी बल के कारण त्वरित हो रहा है। और कितना त्वरित हो रहा है, त्वरित का मान त्वरण का बार निकालने के लिए एम से डिवाइड कर दोगे, मास आपका आ जाएगा। सेकंड बात है करते हैं यहाँ पर, जब नत समतल पर थीटा कोण पर वस्तु क्या करे, नीचे की ओर करे। हम कोई भी बल नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी बल नहीं लग रहा है, बराबर बल, वस्तु को हमने यहाँ पर रखा थीटा एंगल वाले नत समतल पे, तो वस्तु क्या करी, अपने आप ही नीचे आने लगी। तो त्वरित तो हो गई, नीचे आई, तो नीचे की ओर बल भी लग रहा होगा। तो वो बल क्या लगता है दोस्तों, हमारा क्या लगता है, एम जी साइन थीटा बल लगता है यहाँ पर। और वस्तु का मास हमारा क्या है, एम है, एम से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर त्वरित मिल जाएगा, जी साइन थीटा लग जाएगा। ओके, यही आपका त्वरण होगा। आपने कैसे बताया सर कि एम जी साइन थीटा बल लग रहा है इस वस्तु पर, तो आप देखोगे एम जी हमारा कहाँ लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। सिंपली बात है, किसी वस्तु पर जो उसका भार गुणे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो नीचे लगता ही है। ओके,
तो सिंपली यहाँ पर आप देखोगे ये जो थीटा एंगल बनेगा सिंपली, तो यहाँ पर भी थीटा एंगल बनेगा। तो इसका हम निकालेंगे यहाँ पर इस दिशा में कौन सा बल लग रहा है जिसके कारण ये त्वरित हो रहा है। तो आप देखोगे इस mg का क्या कर रहा है, इधर की ओर घटक ही लगेगा। तो हम सभी जानते हैं थीटा की तरफ इस mg का घटक हो जाएगा cos थीटा, लेकिन हमें थीटा की तरफ नहीं चाहिए, हमें इधर की ओर चाहिए, यानी थीटा के विपरीत क्या आ जाएगा यहाँ पर mg sin थीटा आ जाएगा। तो ये बल वो बल है जिसके कारण ये त्वरित हो रहा है, और त्वरित का मान निकालने के लिए इसके मास का डिवाइड कर देंगे m से, तो g sin थीटा आएगा। ओके, अब बात करते हैं जब पिंड क्या हो, इस तरह धागे से बने हो, तब त्वरण कैसे निकालेंगे। ओके, और F बार हम यहाँ पर बल लगा रहे हैं, तभी ना वस्तु आगे जाएगी और त्वरित होगी। तो यहाँ पर हम बल लगा रहे हैं F, तो बल तो हमारा इसी दिशा में लग रहा है, तो यहाँ पर सिंपली हम बल का मान F ही लेंगे। ओके, और कोई दोस्तों हम तिरछा तो लगा नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर तिरछा जब लगाते हैं तो हम cos थीटा ले लेते हैं यहाँ पर, लेकिन उसी दिशा में लगा रहे हैं जिस दिशा में वस्तु त्वरित हो रही है, तो सिंपली F लेंगे। तो बल हमें F हम लगा रहे हैं, और वस्तु का मास हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर तीन वस्तु है M1 M2 M3, तो आप तीनों का मास यहाँ पर लिख देंगे, यानी M1 में जोड़ देंगे M2 प्लस यहाँ पर M3। तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पर आपको दे देगा F, हम तीन वस्तुएं क्या इस तरह बनी हुई है, हम बल लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं 20 न्यूटन का, और इस वस्तु का द्रव्यमान 1 है, इस वस्तु का द्रव्यमान 2 है, और इस वस्तु का द्रव्यमान 3 है। तो बताइए त्वरण क्या होगा। तो यहाँ पर त्वरित का मान क्या हो जाएगा, बल है 20 न्यूटन, एवं वस्तु का कुल द्रव्यमान 1 + 2 + 3 यानी कि सिंपली 5 बनेगा, यानी 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होगा। तो यही होगा त्वरण। ओके, और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक जरूर करेगा। एवं यहाँ पर एक आपके साथ साझा करने वाले इंपॉर्टेंट डायग्राम पुली यानी कि घिरने वाले में अगर आपसे त्वरण पूछता है तो सिंपली ये फॉर्मूला लगाकर त्वरण निकाल सकते हो। बाकी ये कैसे वाले में आप त्वरण इस तरह निकाल सकते हो। तो ओके, हमने यहाँ पर आपको सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले करा दिए इस चैप्टर के भी। ओके, और लास्ट में आपको बताने वाले ग्राफ संबंधी कुछ सूत्र, ग्राफ से बंदी भी आपसे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, तो कैसे सॉल्व किया जाता है अगर आपको पता होगा कुछ कॉन्सेप्ट ग्राफ से संबंधित। तो क्या होता है, जब भी वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल ही आपका विस्थापन होता है, आपको ये बात रखना है। दूसरा बात आपको ये याद रखना है, त्वरण समय ग्राफ आपको दिया है तो उसका क्षेत्रफल आपका वेग होता है। यानी अगर आपके एग्जाम में दिया हुआ है वेग एवं यहाँ पर समय, इसके बीच में आपको ग्राफ दिया हुआ है, इस तरह का ग्राफ हो। ओके, और आपसे पूछा है बताइए विस्थापन क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको ये पता होगा कि वेग समय ग्राफ का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वही हमारा विस्थापन होता है। तो आप झट से क्या करोगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे। देखिए ये आयत बन रहा है ना, तो इस आयत का देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई लंबाई कितना है 5 है, एवं जो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई है वो कितना है 10 है। तो क्या 5 × 10 क्या हुआ, हमारा यहाँ पर 50 आया, और यही 50 मीटर क्या है यहाँ पर इस वस्तु का जो भी कण है जिसका ग्राफ बना है उसका विस्थापन होगा। आपको इस तरह सॉल्व करना है, और यही आपके एग्जाम में दे दिया त्वरण एवं समय के बीच में ग्राफ, एक्सेलरेशन एवं समय के बीच में आपको ग्राफ दे दिया है। तो उसका अगर आप क्षेत्रफल निकाल लोगे, अगर आपके एग्जाम में वेग पूछा है तो अगर आप उसका क्षेत्रफल निकालोगे तो आपको वेग मिल जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जिससे आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाए ग्राफ वाले, और कंपटीशन में भी आ जाते हैं इस तरह के, आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको याद होगा, तो आप आसानी से निकाल लोगे। तो फ्रेंड्स, लग रहा है वीडियो लंबी हो गई है, आपने यहां तक वीडियो के एंड तक वीडियो को देखा और हमारा साथ बनाए रखिए अपने साथ। बहुत धन्यवाद। वीडियो लंबी होगी इसलिए वीडियो को हम यहीं पर कर देते हैं एंड। बाकी जो चैप्टर है पार्ट 1 के दोस्तों, उसका फॉर्मूला का पार्ट नंबर 2 वीडियो हम बना देंगे, जिसमें बाकी फॉर्मूले हम आपको डिस्कस कर देंगे। ओके, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठाए। ओके, तो वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड्स, इसका नोट्स आपको चाहिए, जो हमने फॉर्मूले बताया, तो उसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पर आप जाकर चेक करिए, लिंक है, क्लिक करिए। टेलीग्राम चैनल पे जाकर इस फॉर्मूले का नोट्स जो है हमने अपलोड कर दिया, और उसको आप क्या करें, डाउनलोड कर ले। तो चलिए, हम मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।